अनबन दिल छू लेने वाली कहानी। सुबह के 7:30 बजे जब रिया स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से दरवाजा सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई, पापा सोफे पर बेसुध से सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपए निकालकर पॉकेट में रख दिए और बैग उठाकर स्कूल बस के लिए निकलने लगी। तो सुनीता आंटी ने पीछे से आवाज लगाई, रिया बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। रिया ने मायूस नजरों से सुनीता आंटी को देखा और कहा, नहीं आंटी, भूख नहीं है। सुनीता ने जबरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाला। रिया स्कूल के लिए निकल गई। सुनीता सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज रोज के लड़ाई झगड़े में इस तरह से 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। सुनीता पिछले 10 सालों से प्रिया व नरेश के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। रिया उनकी इकलौती बेटी है। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर उसके माँ बाप हर समय एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नरेश पिछले कुछ समय से प्रिया से तलाक चाहता है और चाहता है कि रिया की जिम्मेदारी प्रिया उठाए, और प्रिया रिया की जिम्मेदारी नरेश को देने के साथ साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी रिया स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है और केवल सुनीता आंटी से बात करती है। रोज की तरह ही प्रिया और नरेश ने अपने अपने कमरे में नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, रिया को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि रिया बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। बहुत चोट आई है। सिर से बहुत खून बह चुका था और उसे आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ और जिंदगी मिली न मौत, रिया कोमा में चली गई। प्रिया व नरेश को ऐसा झटका लगा कि दोनों अपनी सुध बुध खो बैठे। खबर सुनकर रिया की दादी भी गांव से आ गई। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। स्कूल में सभी से पूछताछ हुई। टीचर, स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से रिया नीचे गिर गई। 15-20 दिन तक सेहत में कोई सुधार न आने के बाद माँ ने गांव वापस जाने की बात कही। नरेश ने माँ को रोकना चाहा, पर माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी यह हालत कर दी। यह कहकर माँ अपने गांव वापस लौट गई। सुनीता भी अब तक सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला तथा नरेश और प्रिया से कहा, मेम साहब, मैं अभी यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी रिया की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी अकेले छुपकर रोते हुए देखा है। कई बार ऐसा लगता था कि मैं उसे अपने पास रखूं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर पास रखती
तो शायद वह आज इस हालत में ना होती। नरेश और प्रिया के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। सारा दिन बेमन से दोनों ऑफिस का काम करते, हॉस्पिटल में बारी बारी से ड्यूटी देते। बैंक में पड़े पैसे, जमीन, जायदाद सब बेकार से लगने लगे थे। 3 महीने बीत चुके थे। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से प्रिया ने रिया के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई। वैसे भी दोनों कई कई दिन तक उसके कमरे में कदम भी नहीं रखते थे। न जाने कैसे माँ बाप थे दोनों। रिया का रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, पेन, पेंसिल्स, स्कूल बैग सब वैसे ही रखे थे। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। प्रिया रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी, क्योंकि डियर का मतलब प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा से कहती हो कि तुम्हारी बेटी। आप दोनों यह क्यों नहीं कहते हो हमारी बेटी? अगले पेज पर था, पता है, जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ तो मामा मामी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अन्नू को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ? मैं तो आपका सब कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर था, मम्मी, जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना प्रतीक की पसंद का बनाती है। मम्मा, मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने आपसे कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे तंग मत किया करो, जो खाना है सुनीता आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब मन नहीं करता। अगले पेज पर था, पापा, मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब कविता मासी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीज़ें हैं? पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे यह न सुनाई दे कि रिया को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? एक पेज पर था, आई लव यू सुनीता आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है तो अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। अंतिम पेज पर था, दादी, आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी आपको तंग नहीं करूँगी। प्रिया डायरी को सीने से लगाकर जोरों से रो पड़ी। नरेश भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर आ गया। प्रिया ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज दर पेज पलटते हुए उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वो खुद को संभाल नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया रोते हुए। प्रिया बोली, नरेश, पता है, वो एक्सीडेंट नहीं, आत्महत्या की कोशिश थी। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी रिया ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। नरेश, हम दोनों ही अपनी बच्ची की इस हालत के कसूरवार हैं। नरेश भी प्रिया को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ही उसी समय नरेश का फ़ोन बजा। प्रिया के मोबाइल पर एसएमएस की ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ हुई।
दोनों ने अपने को संभालते हुए अपने अपने फ़ोन उठाए। हॉस्पिटल से ही फ़ोन था। जब तक प्रिया नरेश की बातचीत सुनती, उसने अपने फ़ोन में SMS पढ़ लिया। उसके मुंह से अचानक निकला, अच्छा, मेरी प्यारी बिटिया को होश आ गया। यही शब्द नरेश के मुंह से भी निकले थे। एक साथ दोनों के चेहरे पर खुशी छा गई। दोस्तों, यह कहानी हर उस घर की है जहां माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते हैं और घर टूट कर बिखर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भुगतते रहते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको माता पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश मतलब पैसे, सुख सुविधाएं नहीं होती, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप बच्चे की ज़रूरत के समय उसके कितने करीब हैं। उसे महंगे खिलौने या सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि आपका साथ, आपका लाड़ प्यार और आपका समय चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।